तो इसके पहले की सीरीज आप लोगों ने देखा होगा। हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस और सब इंस्पेक्टर की भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की लगभग 11-12 क्लास लगभग लगातार हम लोग इस पर समीक्षा कर रहे हैं। आयोग के सवाल और एक छोटी सी व्याख्या जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महती और अग्रणी भूमिका निभाएगी, उन सवालों को लेकर के लगातार एक क्रमबद्ध रूप से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद मैं करता हूं कि इसके पहले की सीरीज आपने देखा होगा और एक अच्छी समझ आप में बनी होगी, है ना? क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं और अपने विद्यार्थियों से साझा भी करता हूं कि विजय के एक पिता हैं, जीत के एक पिता हैं और हार के 1000 हैं। आगे बढ़ने का एक रास्ता है और ना बढ़ने का 1000 है। डिसाइड करो आप किस पे चलना चाहते हो। तो ये सफर आपका है, ये समय आपका है, जलवा आपको बिखेरना है। अब अपने समय पे और अपने मैदान पे क्या आप जलवा बिखेर पाते हैं कि नहीं? वैसे आपको प्रतिबद्ध होना चाहिए, ये मान के लगना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हर एक आयाम तक आपको पहुंचना होगा। आइए आज के सेशन में एक खूबसूरत सवाल लेकर मैं आपके लिए हाजिर हूं। तो उन सवालों को देखते हैं और थोड़ी बहुत उसकी समीक्षा और व्याख्या जोड़ेंगे, जो हमारे एग्जाम में हमारे छात्र छात्राओं के लिए चार चांद लगाने का काम करता है। तो आइए विलंब बिना करते हुए सवाल पे हम लोग चलते हैं। आप जानते हैं आज का टॉपिक क्या है जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, देखिए सवाल है आपके सामने कि कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? ऑप्शन आपके सामने है। भारत का चुनाव आयोग, राष्ट्रपति या उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश। उम्मीद है आप सभी का बिल्कुल यही आंसर आया होगा। क्या? भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब अगर यहीं पर मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो जो बेसिक समझ रखना है आपको वो ये रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 25 जनवरी 1950 को, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और इसकी शुरुआत कब से हुई राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की? 2011 से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा यह प्रयोजन शुरू किया गया। बात करते हैं इसके बारे में कि आप जानते भी हैं कि यह कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। निर्वाचन आयोग हमारा कैसा आयोग है? तो एक संवैधानिक आयोग है। इसका संविधान में जिक्र है और इसकी चर्चा हम लोग पाते हैं संविधान के भाग 15 में। भाग 15 ये इसका बेसिक है, बेसिक पहलू अगर आप समझते हैं तो बेहतर है। भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, 324 से 329 तक इसका जिक्र मिलता है निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग के बारे में यहां एक बात हम लोग और अगर समझें कि निर्वाचन आयोग जो था 1950 से लेकर के और 1989 तक ये आयोग एक सदस्यीय था, एक सदस्यीय आयोग था ये। लेकिन प्यारे साथी अगर बात करें 1990 से, तो 1990 के बाद से ये बहुसदस्यीय आयोग हो चुका है। बहुसदस्यीय आयोग हो चुका है। बहुसदस्यीय आयोग है यानी वर्तमान में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके बाद से और आज तक ये आयोग कितने सदस्यीय है? 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होंगे। इसको लेकर के एक बार केस भी हो गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर अन्य आयुक्तों को भी अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि पहले ऐसे नहीं थे। तो एक बड़े महान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए। महान इसलिए कहना है क्योंकि आज भी उनके नाम के लिए, उनके नाम को बहुत ही आदर और स्नेहपूर्ण से लिया जाता है, क्योंकि अभी तक शायद ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत कम आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रूप से इस आयोग की मर्यादा को बनाए रखा और कार्य किया है। टीएन सेशन साहब ने, तो टीएन सेशन साहब ने केस किया कि भाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा क्या अन्य आयुक्तों को भी ये अधिकार मिलना चाहिए? तो कहते हैं इस पहल पर सुनवाई किया है। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए ये 1994 में इसकी सुनवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय जो हुआ करते थे एएम अहमदी।
ए एम अहमदी साहब इसकी सुनवाई कर रहे थे। ए एम अहमदी, और कहते हैं कि यही इसकी अध्यक्षता कर रहे थे इस फैसले की, और इनके अध्यक्षता में ये 5 सदस्यीय टीम थी सुनवाई करते हुए, जिसके 5 सदस्यीय टीम के अध्यक्ष हुआ करते थे ए एम अहमदी साहब। और इन्होंने फैसला दिया था इसी केस पर सुनवाई करते हुए कि क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर अन्य आयुक्तों को भी अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं, इस बात को हम लोग देखेंगे। तो इसकी चर्चा अगर हम लोग बात करते हैं तो इन पे जो डिसीजन आया प्यारे साथी, कहते हैं ये डिसीजन था 14 जुलाई 1995 का। ये उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले छात्र इस बात को जरूर नोट करेंगे। 14 जुलाई 1995 में इन्होंने फैसला क्या दिया कि मुख्य आयुक्त के समकक्ष, मुख्य आयुक्त यानी जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, मुख्य आयुक्त अन्य आयुक्त के समकक्ष, मुख्य आयुक्त अन्य आयुक्त के समकक्ष माने जाएंगे, समकक्ष माने जाएंगे। ये जजमेंट ध्यान में रखना। और ये केस जो कब का था, 1995 का। और इस फैसले के बाद तो ये बराबर की स्थिति हो ही गई कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य जो आयुक्त होंगे वो बराबर की स्थिति में होंगे। लेकिन इसके आगे अगर मैं बात करूं इस पर, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, तो जो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है वो ये अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में क्या कहा गया है, तो 2 क्लाज इसमें जोड़े गए हैं। पहले में अगर हम बात करते हैं कि पहला क्लाज क्या कह रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखना कि पहला जो अनुच्छेद 324 खंड ए 1 कह सकते हैं में सीधा सीधा कहा गया है कि संसद, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन, है ना, आप जोड़ लेना इसमें, संसद, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण कौन करेगा, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त करेगा। ये अनुच्छेद 324 खंड 1 में कहा गया है। और वहीं अगर यहां बात करते हैं अनुच्छेद 324 खंड 2 में, तो इसमें बात क्या कहा गया है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य आयुक्त होंगे जितने की राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे। ठीक, ये बात अनुच्छेद 324 खंड 2 में कहा गया है। बाकी आप 325 जानते हैं कि धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय के आधार पर किसी को मतदाता सूची में दर्ज होने से कोई रोकेगा नहीं। 326 में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इन बेसिक पहलुओं को आपको खूब बढ़िया ध्यान रखना 324 पे। तो ये इलेक्शन कमीशन की एक बेसिक परिचय है जो आपको खूब बेहतर रूप से जानना चाहिए। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और अगला सवाल और भी खास और आसान सवाल है कि कौन सा प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। अभी हम लोगों ने बात किया 324 खंड 1 में यही जिक्र था कि भारत का चुनाव आयोग, ठीक है, जो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। अब आपको पहली क्लास में हम लोगों ने, दूसरी क्लास में
ही मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। इस पर पूरी एक बढ़िया संक्षिप्त व्याख्या हम लोगों ने रखा है उस क्लास में। अगर आप, इसीलिए तो मैं आपसे बोला कि अगर लगातार क्रमबद्ध रूप से आप जुड़े हैं और देख रहे हैं तो समझ बेहतर होगी। कूद कूद के मत पढ़ो, एक जगह अनवरत पढ़ो लगातार। एक ही चीजों को 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो। 10 चीजें पढ़ने से ठीक एक चीजों को 10 बार पढ़ा जाए, जो पढ़ने का सबसे सही उपागम माना जाता है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो आओ इस सवाल को सॉल्व करने से पहले पहले आंसर जान ही लें, फिर बताते हैं कि कितने वर्ष की उम्र पहले हो। तो मुख्य का होना चाहिए 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। तो अगर हम लोग बात करते हैं कार्यकाल की, तो यहां आपको खूब बढ़िया से ध्यान रखना है कि कार्यकाल के संदर्भ में 2 बातें, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य आयुक्त लिख रहे हैं हम, समझ जाना आप, मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त। अन्य आयुक्त, अगर ये दोनों बात आप जान गए तो आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाएगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, दोनों में से जो पहले हो। अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष तक, दोनों में से जो हो। लेकिन यहां एक बात अगर हम आपको और बताएं, ये कार्यकाल के बारे में कहें तो 1972 से पहले, 1972 से पहले कार्यकाल कितना था, 8 वर्ष का था। और 1972 के बाद से कार्यकाल क्या है, तो जो मैंने उल्लेखित किया, क्या 6 वर्ष मुख्य का, 6 वर्ष या 65 वर्ष या 62 वर्ष जो अन्य का बताया। ठीक है, लेकिन ये कब से ऐसा हो रहा है, 1972 के बाद से। उसके पहले क्या था ये बताया। तो एक तो कार्यकाल दोनों का अंतर है, देखो आगे दोनों के 6 वर्ष है, लेकिन लास्ट का आपको रटना है कि मुख्य का 65 वर्ष और अन्य का 62 वर्ष। इससे पहले, कार्यकाल से पहले क्या ये त्याग पत्र दे सकते हैं? बिल्कुल। नौकरी आप अगर अपने, है ना, काबिलियत पे पाए हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं, इसके लिए कोई दोषारोपण आप पे नहीं होगा। तो आप त्याग पत्र दे सकते हैं। जी हाँ, किसको? राष्ट्रपति, जो नियुक्ति आपकी करते हैं। तो नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। त्यागपत्र भी देंगे किसको? राष्ट्रपति को ही देंगे। लेकिन इससे पहले क्या कार्यकाल से पहले इन्हें हटाया जा सकता है? कार्यकाल से पहले क्या इनको पद मुक्त किया जा सकता है? तो पद मुक्त किया जा सकता है। कैसे? तो इनको भी पद से मुक्त किया जा सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के, ये शब्द को खूब गौर से रखना, ध्यान रखना, रट के रखना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, वैसे के वैसे इनको भी हटाया जा सकता है। किसको? आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। सेम प्रक्रिया होगी, जिसे हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद की दोनों बातें आप समझ गए, और ये मुख्य कॉन्सेप्ट क्या था इनके कार्यकाल का, और किस तरह से अंतर रखना है और को समझना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन कारणों के चलते एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है अथवा किसी निर्वाचन को रद्द किया जा सकता है? तो अपने चुनाव की तारीख पर निर्वाचित उम्मीदवार उस सीट के लिए योग्य नहीं है अथवा अपात्र घोषित किया गया। कथन दूसरा कह रहा है, उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावना को और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज इस्तेमाल करना। ठीक है, तो रद्द किया जा सकता है दोनों कारणों से। तो ए और बी इसका दोनों ही सही है। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे कौन कौन से कार्यों को कर सकते हैं, तो इनके कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्य की जब बात करते हैं हम लोग, तो इनके कार्य ही आपको ध्यान में रखना है। एक तो पहला काम क्या होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करना। SIR इस समय चल रहा है, और SIR आप पूरा डिटेल से समझना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है ना, वहाँ आप आराम से ढूंढना। SIR पे मैंने पूरा डिटेल
और उसके संक्षिप्त और विस्तृत दोनों अवलोकन को ध्यान में रखते हुए इतनी बात और इतनी चर्चा जरूर की गई है कि आपके एग्जाम में अगर सवाल पूछे जाएं तो वहां से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो एक काम तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, क्या मतदाता सूची तैयार करना। दूसरा काम क्या है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, यह भी काम किसका है आपका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, मान्यता देना। और इसके अलावा और काम क्या है, तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चिन्ह आवंटित करना या प्रदान करना। इससे इतर बात करते हैं तो चुनाव रद्द करना है ना, अगर लूट इत्यादि हो जाता है तो चुनाव को रद्द भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इससे इतर है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। परिसीमन का मतलब क्या है, तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन यानी प्रत्येक जनगणना के बाद, नई जनगणना के बाद संख्या बढ़ती है तो उस संख्या के आधार पर देखना कि कहां किस राज्य में किस क्षेत्र में कितनी सीटें बढ़ सकती हैं। बहरहाल अभी ये प्रक्रिया 2026 तक ऐसे ही रहेगी क्योंकि हम लोग आधार जो बनाए हैं निर्वाचन का 1971 की जनगणना के आधार पर हो रहा है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को अभी ऊपर ही हम लोगों ने लिखा कि मान्यता देना। कैसा मान्यता इनको देना, तो मान्यता देना राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल के रूप में। किसको राष्ट्रीय दल का दर्जा देना है, राष्ट्रीय, और किसको क्षेत्रीय दल का दर्जा देना है, या राष्ट्रीय राज्य स्तरीय, ऐसा ही बात कर सकते हैं, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय। ठीक है, ये भी किसका काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और एक जो सबसे खूब बेहतर आप सुनते हैं, आदर्श चुनाव संहिता, आदर्श चुनाव संहिता, ये भी कौन तैयार करता है और इस प्रक्रियाओं को लागू करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कार्य आपको ध्यान रखना है। इन बेसिक कार्यों को अगर आप जानते हैं तो उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न बहुत आसान है। देखो सवाल कितना ही खास और आसान है, बस प्रश्न को पढ़ना है और प्रश्न को समझना है। जीएस में प्रश्न ही है, या जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसमें प्रश्न ही उत्तर तक आपको पहुंचाने का प्रयास करता है। तो प्रश्न है कि संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है। गैर अनुपालन प्रतिनिधित्व, जनमत संग्रह, चुनाव याचिका, जांच आयोग। तो किसके द्वारा चुनाव याचिका की जाती है, उसके बाद जांच प्रक्रिया प्रारंभ होती है कि कहां पर घोटाला हुआ है, कहां पर घोटाला नहीं हुआ है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के मतदाता सूची के बारे में सही कथन है। सही कथन को पहचानना है कि मुद्रित मतदाता सूची, इस सूची की सीडी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है। दूसरा कथन है मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को ये मुफ्त प्रदान की जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों ही कथन सही हैं, कथन ए और बी दोनों के ही दोनों सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के चुनाव के बारे में सही है। पहला कथन ध्यान से पढ़िएगा कि सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनाव के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीमित मुफ्त उपयोग की अनुमति है। दूसरा कथन कह रहा है एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाले धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू है। तो दोनों के दोनों ही कथन क्या है, सही हैं। जब आप आवेदन करते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो आपको जो फॉर्म मिलता है उसमें आपको पूरे के पूरे अपने विवरण भरने पड़ते हैं। ठीक है, प्रचार के लिए किन किन सामग्रियों का आप उपयोग करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए आपको चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार होता है किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। पहला कथन कह रहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले।
दूसरा कथन कह रहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाता का भार ना उठाना पड़े। तो बिल्कुल सही, ये निर्धारित करते हैं और बढ़ते समय के अनुसार इसकी संख्या में वृद्धि भी कर सकते हैं, कमी, ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ही निर्भर करता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र क्यों चर्चा में रहा? देखो, ये आयोग का सवाल है तो पहले का सवाल था, ठीक है। क्यों चर्चा में रहा? तो कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव यहां से लड़ी थी और उसको लेकर मुद्दा बनाया गया था, इसलिए ये चर्चा में खूब रहा है बेल्लारी, ठीक है। अब यहां से एक बिंदु जो आपको और ध्यान में रखना है, वो ये ध्यान रखना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, प्यारे साथी। वो कौन सी बात है कि चुनाव सुधार संबंधी समितियां, इन समितियों का नाम रट लीजिए। चुनाव में सुधार होना चाहिए, इसके लिए बहुत सारी कमेटी गठित की गई हैं। चुनाव सुधार संबंधी समितियां, इन समितियों का नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है, तो इन्हें आपको तैयार रखना है। बस समिति का नाम हम लोग लिखेंगे तरकुंडे समिति, तरकुंडे समिति। ये समिति गठित की गई थी 1974 में, 1974 में। फिर बात करते हैं दिनेश गोस्वामी समिति। ये सबसे अधिक बार यही पूछा गया है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो देखो हेडिंग लगा है ना, चुनाव सुधार संबंधी, दिनेश गोस्वामी समिति। ये कमेटी आई 1990 में। फिर बोहरा समिति, ये भी खूब चर्चा में रही, इसने भी सुझाव दिया, बोहरा समिति। और बोहरा समिति कब आई प्यारे साथी? 1993 में, 1993 में। फिर बात करते हैं इंद्रजीत गुप्ता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। और ये कमेटी आ रही है आपकी कब? 1998 में, 1998 में। फिर इसी क्रम में आप जे.एस. वर्मा समिति को भी ध्यान रख सकते हैं, जे.एस. वर्मा समिति, जे.एस. वर्मा समिति। और ये कमेटी 2013 की है। ये चुनाव से संबंधी, सुधार संबंधी कुछ समितियां हैं, इनको रट लो, घूंट लो, चबा जाओ, पर इनको भूलना नहीं है, ठीक है। इनको भी याद रखना। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, पर तैयार रखना। अगला सवाल है आपात उपबंध से। तो आयोग के पूछे गए आपात उपबंध के हर एक सवालों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं? कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो भाई मेरे, सभी के सभी आपातकाल घोषित कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, तो एक बेसिक हम जानकारी खूब बेहतर रखते हैं। किसकी? आपातकाल की। आपातकाल, आपातकाल का बेसिक बिंदु क्या है जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए? तो आइए हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से जानते हैं। आपातकाल, इमरजेंसी, इसका जिक्र हमारे संविधान के भाग 18 में है, भाग 18 में, और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। एक बिंदु ये हो गया बेसिक। दूसरा है आपातकाल कहां से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान से, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया। तीसरी बात ध्यान रखना है, आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब आप बिल्कुल जानते हैं, अनुच्छेद 74 आपको याद होगा, तो आप जानते होंगे क्या प्रक्रिया है। और ये जो आपातकाल की घोषणा की भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन अगर इसका समापन भी करना है तो समापन की भी घोषणा कौन करेंगे? हमारे राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति ही करेंगे। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है, उस पर बात करेंगे बहरहाल। और तीसरी बात जो किया जाए, इसकी अगली बात कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल जो है, आपातकाल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के आपातकाल हैं। ये 3 प्रकार के आपातकाल जिन्हें आपको ध्यान रखना, यही बेसिक है, इसी को आपको याद रखना है। एक तो है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा है संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिन्हें हम लोग राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, राष्ट्रपति शासन।
या संवैधानिक तंत्र की विफलता। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और मैंने इसके लिए एक आर्टिकल और बताया 365, उम्मीद है पिछले क्लास आपने देखा होगा तो याद होगा, और 360 में। अब यहां से एक बेसिक पहलू ध्यान क्या रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब कब अनाउंस हो जा सकता है, जब देश में युद्ध छिड़ गया हो, या किसी दूसरे देश ने हम पर अटैक कर दिया हो, बाह्य आक्रमण हो गया हो, या बात करें सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों के आधार पे ही आपातकाल अनाउंस कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन सशस्त्र विद्रोह जो है इसको जोड़ा गया है, इसको क्या किया गया है? जोड़ा गया है। पहले शब्द नहीं था, तो इसको जोड़ा गया किस संशोधन से? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, है ना, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। और इसे जोड़ा गया है किसके स्थान पर? तो इसे जोड़ा गया है स्थान पर किसके? आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर जोड़ा गया है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखना, ये बेसिक है। अब इससे आगे की डिटेल जो बातें हैं वो अगले सवालों पर हम लोग चर्चा करते हैं, तो इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आते हैं अगले सवाल पे कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल स्थिति कितने दिनों के भीतर समाप्त हो जाती है यदि सत्र चले और संसद के दोनों सदन द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है? तो सही ऑप्शन तो हो जाएगा 1 माह। तो लेकिन अभी हमने बताया कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगे, राष्ट्रीय आपातकाल, तो मैंने बताया आपको 3 आधारों पे लगता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन यानी स्वीकृति, अनुमोदन जो है 1 माह के भीतर लेना होता है, 1 माह के भीतर, या 30 दिन कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना इसके प्रभाव की, एक ये सवाल और भी बनता है, प्रभाव क्या पड़ता है? तो प्रभाव ये बनता है कि राज्य सरकारें तो रहती हैं, राज्य सरकारें तो रहेंगी, लेकिन राज्य सरकारों पर हुकूमत प्रभाव किसका होगा? संघ का, है ना। संघ इस पर क्या होगा? प्रभावी होगा। संघ के दिशा निर्देश पर ही ये काम करेंगे। दूसरा प्रभाव अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे प्रमुख बिंदु क्या है? फंडामेंटल राइट पर, मौलिक अधिकार पर, ये सबसे प्रमुख चीज है। तो मौलिक अधिकार पर हम लोग अगर बात करते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्यारे साथी देखो प्रभाव क्या पड़ता है कि अनुच्छेद 358 स्वतः प्रभावी हो जाता है, स्वतः प्रभावी होता है। और जैसे ये प्रभावी होगा अनुच्छेद 358, तो अनुच्छेद 19 के स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं, स्वतंत्रता के अधिकार जो दिए गए हैं अनुच्छेद 19 में, वर्तमान में 6 अधिकार, ये प्यारे साथी निलंबित हो जाते हैं, निलंबित हो जाएंगे 358 के प्रभाव। लेकिन ये अनुच्छेद 19, अब ये बात खूब ध्यान से सुनना, जो बात बताने जा रहा हूं ये तो और इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं स्किप करना, कि अनुच्छेद 3 यानी जब 358 प्रभावी होगा और 19 के स्वतंत्रता के अधिकार निलंबित होते हैं, ये किस दशा में? तो जब बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तभी के तभी अनुच्छेद 19 के समस्त स्वतंत्रता के अधिकार निलंबित होंगे। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो अनुच्छेद 19 के अधिकार निलंबित नहीं होंगे। इसे नोट डाउन करके कहीं रख लेना। दूसरी एक बात यहां मैं आपको और बता दूं, अगर राष्ट्रपति चाहें, ध्यान में रखना, कौन चाहें? राष्ट्रपति, इस शब्द को खूब गौर करना। अगर राष्ट्रपति चाहें तो क्या कर सकते हैं? अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। FR मतलब फंडामेंटल राइट। अन्य मौलिक अधिकारों को ये क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। ये कौन चाहे? राष्ट्रपति महोदय चाहें तो निलंबित कर सकते हैं अनुच्छेद 359 के तहत। और एक बात जो ध्यान रखना वो ये है कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कई बार लगा है? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 भारत चीन युद्ध। दूसरा है 3 दिसंबर 1971 भारत बांग्लादेश युद्ध बताया जाता है। और तीसरा है 25 जून 1975
1975। तो ये भारत चीन युद्ध के समय था, भारत चीन युद्ध, और ये था भारत, है ना, वैसे पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान युद्ध कहेंगे लेकिन भारत पाक युद्ध का नाम दे सकते हैं हम लोग। और तीसरा जो था आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया, आंतरिक अशांति। यहां से एक सवाल और पूछता है प्यारे साथी, वो यही प्रश्न करता है कि आंतरिक अशांति आपातकाल को घोषित किसने किया था। तो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? तो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली साहब, फखरुद्दीन अली। इनका नाम भी ध्यान में रखना कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल अनाउंस किसने किया था? राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली। तो इसने नोट डाउन कर लेना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि संविधान की धारा 356, हाँ ये हो गया, संविधान की धारा 356 352 के तहत राष्ट्रपति घोषित एक राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों को किस प्रकार स्वीकृति करना चाहिए? ऑप्शन ए है कि एक विशेष बहुमत जो इसके प्रस्ताव के पक्ष में है और उपस्थित सदस्यों का 2/3 हो और मतदान करे और सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत का हिस्सा हो। पहला ही कथन सही है, इसी आधार पर उसे पास होना चाहिए। ठीक है, बाकी कथन इसके सम्मत नहीं है। अगला सवाल है कि के तहत अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। अभी बात हम लोगों ने किया ना 358, आपको याद आ रहा होगा। धर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, तो कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रता है वो सभी क्या हो जाएंगे? निलंबित। अनुच्छेद 358 प्रभावी हो जाएगा। आजादी के बाद भारत में कितनी बार आपातकाल घोषित किया गया? अब आप बता सकते हैं, अभी तो हमने बात किया कितनी बार? 3 बार। और 3 बार कब कब? अब कमेंट कर दो एक बार लगातार, लगातार कमेंट करोगे तो याद हो जाएगा आपको। अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि भारतीय गणराज्य के अनुच्छेद 356 से संबंधित शब्द का तात्पर्य संविधान में है किससे? आपातकाल से, है ना। तो कैसे आपातकाल? संवैधानिक तंत्र विफलता या राष्ट्रपति आपातकाल। तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति शासन जो होता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन, तो ये 2 आधारों पे लगता है। एक तो अनुच्छेद 356 और दूसरा अनुच्छेद 365, है ना। इसकी एक प्रक्रिया है जिसको क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय, पाकिस्तान आक्रमण के समय, पाकिस्तान के आक्रमण के समय, इनमें से कोई नहीं। अभी हम लोगों ने बात किया 26 अक्टूबर 1962 को चीनी आक्रमण के समय अनाउंसमेंट किया गया था। पहला हमारा आपातकाल यही लगा था। तो ये निर्वाचन आयोग और चुनाव संबंधी, है ना, निर्वाचन आयोग और आपातकाल के आयोग के पूछे गए जो सवाल थे उसको हम लोगों ने देखा। अब प्यारे साथी, आप इन सवालों को देखकर इस बात को तो जरूर समझ गए होंगे कि अगर एक बार आपने बेसिक खूब बेहतर मजबूत कर लिया तो ये सवाल बिल्कुल आपके लिए रसगुल्ला है। और ये सवाल अगर गलत हुए तो बहुत दर्द और तकलीफ का विषय है। इसलिए आप ऐसा प्रयास करो कि ये सवाल गलत ना हो। इतनी बार अभ्यास हो, इतनी मेहनत हो, इतनी तन्मयता इस पे दिखाइए कि सवाल गलत होने का कोई अवसर ही ना रहे। इतना बार आप इसको रिवीजन कीजिए कि प्रश्न पढ़ते ही दिमाग बोल दे कि आंसर यही होगा और निगाहें केवल और केवल उत्तर पे जाएं, बाकी ऑप्शन की तरफ उन्हें जाना ही ना पड़े। इतना रिवीजन करो। तो मिलते हैं एक और सेशन में, एक और क्लास में, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।